बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेल। दिस इज़ मी काशिफ अशरफ। आज हम फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पास्ट पेपर में से या 10 ईयर या 5 ईयर में से ईयर 2017 को सॉल्व करने जा रहे हैं और ईयर 2017 में सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है जी। ईयर 2017 के क्वेश्चन का आज हम इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को बनाना सीखेंगे। ठीक है जी। तो इनकम स्टेटमेंट जैसे हम जानते हैं कि इनकम स्टेटमेंट में दो अकाउंट आते हैं, एक रेवेन्यू आएगा और दूसरा क्या आएगा बेटा, एक्सपेंसेस आते हैं। अब काइंडली आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि अपने पास पेपर को अपने पास रख लीजिए, 5 ईयर को अपने पास रख लीजिए और क्वेश्चन नंबर 8 ईयर 2017 में सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 8 निकाल लीजिए ताकि आपको बात ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ सके। तो ईयर 2018 का क्वेश्चन है सेक्शन सी में, कह रहे अकाउंट्स बैलेंसेस एंड डेटा फॉर एडजस्टमेंट ऑफ वदीद ब्रदर्स एट एंड ऑफ जून 30, 2016 आर एज फॉलोज। उसके बाद हमें एक इन्फॉर्मेशन दी हुई अकाउंट्स के नेम लिखे गए, जैसे अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट्स पेबल, सेल्स रिटर्न। इन अकाउंट्स के नाम लिखे हुए हैं और उसके साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में डेटा फॉर एडजस्टमेंट दिया हुआ है। रिक्वायर्ड में हमसे इनकम स्टेटमेंट पूछा है और उसके साथ क्लोजिंग एंट्री और बैलेंस शीट। तो हम सिर्फ यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे बेटा और उसके साथ उसकी बैलेंस शीट को सॉल्व करेंगे। ठीक है। ट्रायल बैलेंस जो हमारे पास है, यानी इनकम स्टेटमेंट का जो सवाल या बैलेंस शीट का जब सवाल हमें दिया जाता है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए जब हमें सवाल दिया जाता है तो दो इन्फॉर्मेशन होती है हमारे पास। नंबर 1 ट्रायल बैलेंस और नंबर 2 डेटा फॉर एडजस्टमेंट। ठीक है जी। अब स्टार्ट करते हैं जी। इनकम स्टेटमेंट बनाने का फॉर्मेट क्या होता है, क्या तरीक़ेकार होता है, क्या मेथड होता है, हम इनकम स्टेटमेंट को किस तरीके से बनाते हैं, पहले उसको देखते हैं। सबसे पहले आप जिस कंपनी के लिए वर्क करते हैं उस कंपनी के नेम को मेंशन करते हैं। नंबर 2 क्या बनाने जा रहे हैं जी, उसका इनकम स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं। तो नंबर 1 सबसे पहले उस कंपनी का नेम लिखना जनाब आप, फिर क्या बना रहे हैं, इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, इसको मेंशन करना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, जिस पीरियड के लिए, जिस ईयर के लिए आप काम कर रहे हैं उसको मेंशन करना। तो फॉर द पीरियड एंडेड भी लिखते हैं, फॉर द पीरियड एंडेड जून 30, 2016 मेंशन करेंगे। इनकम स्टेटमेंट बनाते वक्त आप क्या करते हैं, सबसे पहले किसको रखते हैं जनाब, इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं सेल्स रेवेन्यू को। अब क्वेश्चन में देख लीजिए हमारे पास जो ट्रायल बैलेंस जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसमें हमारे पास सेल्स रेवेन्यू कितना दिया हुआ है। तो हमारे पास जो सेल्स रेवेन्यू दिया हुआ है जनाब वो दिया हुआ 1 लाख कितना, 5,000 फर्स्ट लाइन में मौजूद है लास्ट में। तो हमारे पास जो सेल्स है इस सवाल में वो कितनी दी हुई है, 1,05,000। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम अपनी सेल में से दो चीज़ों को माइनस करते हैं। किस किस चीज़ को, सेल्स रिटर्न को और जनाब किस चीज़ को, सेल डिस्काउंट को। अगर क्वेश्चन में सेल्स के साथ सेल्स रिटर्न भी गिवन हो और सेल डिस्काउंट भी गिवन हो तो हम अपनी सेल में से सबसे पहले यानी सेल्स रेवेन्यू में से हम सेल्स रिटर्न को और सेल डिस्काउंट को बेटा क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो क्वेश्चन में देख लेते हैं हमारे पास सेल्स रिटर्न गिवन है या नहीं है। तो हमारे पास सवाल में सेल्स रिटर्न इन अलाउंस दिया हुआ कितने का, 5,000 का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेल्स रेवेन्यू लेंगे जनाब और सेल्स रेवेन्यू हमारे पास 1 लाख कितने का, 5,000 का। सेल्स में से बेटा दो चीज़ों को माइनस किया जाता है। नंबर 1 हम किस चीज़ को माइनस करते हैं, सेल्स रिटर्न को, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस यहाँ लिखा हुआ है। तो सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस को और उसके साथ सेल डिस्काउंट को बेटा हम माइनस करते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में जो सेल्स रिटर्न हमें दिया हुआ है, सेल्स रिटर्न दिया हुआ कितने का जनाब, 5,000 का। तो हम अपनी सेल में से सबसे पहले सेल्स रिटर्न को माइनस करेंगे। अगर डिस्काउंट होता बेटा तो हम डिस्काउंट को भी क्या करते, पहले माइनस कर लेते। तो अभी एक ही वैल्यू दी हुई, सेल में से सेल रिटर्न को जब माइनस करेंगे बेटा, और अकाउंटिंग में जब आप किसी वैल्यू को माइनस करते हैं तो उसके साथ ये ब्रैकेट यूज़ करते हैं। तो सेल में से सेल रिटर्न को जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास कौन सी सेल्स आ जाएगी, नेट सेल्स। 1,05,000 में से आप 1 लाख को माइनस कर दीजिए तो आपके पास जो नेट सेल्स है वो कितनी आएगी, 1 लाख। इसे फाइनल कॉलम में लिख दीजिएगा। फिर बेटा हम क्या करते हैं, अपनी सेल में से यानी नेट सेल में से लेस कर देते हैं किस चीज़ को, कॉस्ट
ऑफ गुड्स सोल्ड को, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी जो अशियाँ हमने बेच दी या जो सामान हमने बेच दिया उस पर आने वाली लागत को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहा जाता है। अगर सवाल में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है तो आप अपनी सेल में से डायरेक्टली लेस कर दीजिएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन ना हो तो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को पहले फाइंड आउट करें। बेटा क्या तरीक़ेकार होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को फाइंड आउट करने का, देखते हैं। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन होता तो हम डायरेक्ट माइनस करते, अदरवाइज पहले हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे। क्या तरीक़ेकार है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मेट क्या होता है, आप सबसे पहले मर्चेंडाइज की ओपनिंग इन्वेंट्री लेते हैं। देयर आर द टू टाइप ऑफ मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, फर्स्ट वन इज़ बिगिनिंग ओपनिंग और सेकंड वन इज़ एंडिंग इन्वेंट्री। यानी अगर आपके पास सवाल में दो इन्वेंट्री दी हुई हो, एक मर्चेंडाइज ओपनिंग एक मर्चेंडाइज एंडिंग, तो आप क्या करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनाते वक्त सबसे पहले मर्चेंडाइज की कौन सी इन्वेंट्री लेंगे, ओपनिंग। नॉर्मली 70-80% में जो मर्चेंडाइज की ओपनिंग इन्वेंट्री होती है वो हमें मिलती है ट्रायल बैलेंस में, और मर्चेंडाइज की एंडिंग इन्वेंट्री हमें ज़्यादातर मिलती है डेटा फॉर एडजस्टमेंट में। तो हम देखते हैं मर्चेंडाइज की ओपनिंग इन्वेंट्री ट्रायल बैलेंस में या जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन से पहले जो डेटा दिया हुआ है उसमें मर्चेंडाइज इन्वेंट्री हमारे पास लिखी हुई है 15,000 की। तो हम सबसे पहले मर्चेंडाइज की ओपनिंग इन्वेंट्री लेंगे बेटा। नेक्स्ट हमने क्या करना है, मर्चेंडाइज की ओपनिंग इन्वेंट्री में हम ऐड करते हैं, किस चीज़ को ऐड करते हैं बेटा, परचेजेस को ऐड करते हैं। और बेटा परचेजेस के साथ अगर परचेज रिटर्न और डिस्काउंट हो तो आप परचेज रिटर्न और डिस्काउंट को माइनस करके परचेज को ऐड करेंगे मर्चेंडाइज ओपनिंग में। और अगर उसके साथ यानी रिटर्न और डिस्काउंट भी गिवन हो और उसके साथ कोई ट्रांसपोर्टेशन इन, कैरेज इन भी गिवन हो तो बेटा आप क्या करेंगे, कैरेज इन या ट्रांसपोर्टेशन इन को परचेज में प्लस करेंगे। यानी पहले परचेज में से परचेज रिटर्न्स और परचेज डिस्काउंट को माइनस करेंगे, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन इन को या कैरेज इन को क्या करेंगे, प्लस। जो आंसर आएगा उसे प्लस करेंगे मर्चेंडाइज की ओपनिंग इन्वेंट्री। किस तरीके से जरा देखते हैं अब हम। नंबर 1 क्वेश्चन में हमें जो परचेज दी हुई है जनाब, हमारे पास जो परचेज है टोटल अमाउंट, परचेज का अमाउंट दिया हुआ कितने का, 50,000 का। सबसे पहले हम परचेज लेते हैं और परचेज को कॉलम से भी मैं पहले लिख रहा हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे इस परचेज में से क्या करना है भाई, पहले लेस करना है। किस किस चीज़ को, एक परचेज रिटर्न्स को और दूसरी चीज़ क्या होगी, परचेज डिस्काउंट। जो चीज़ गिवन होगी उसे हम माइनस कर देंगे। अब देखते हैं हमारे पास परचेज रिटर्न्स और डिस्काउंट दोनों मौजूद है या कोई एक चीज़ दी हुई है। तो हमारे पास सवाल में जो हमें दिया गया है वो है परचेज डिस्काउंट 2000 का। तो हम क्या करेंगे, अपनी परचेज में से लेस कर देंगे किस चीज़ को जनाब, परचेज डिस्काउंट को। और परचेज डिस्काउंट कितने का भाई, हमारे पास 2000 का। तो हमारे पास कौन सी परचेज आ जाएगी, नेट परचेज। अब नेट परचेज हमारे पास कितनी आ जाएगी, 48,000 की। अब देख लीजिए कोई इसके साथ कैरेज इन वगैरह या ट्रांसपोर्टेशन इन तो नहीं दिया हुआ। तो हमारे क्वेश्चन में कैरेज इन दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में, कितने का कैरेज इन दिया हुआ है, 2000 का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेट परचेज में ऐड कर देंगे किस चीज़ को, कैरेज इन को। और कैरेज इन की जो हमारे पास अमाउंट दी हुई है जनाब, वो दी हुई है 2000। जब हम परचेज में यानी नेट परचेज में कैरेज इन को प्लस करते हैं तो हम इसे कहते हैं टोटल परचेज। और टोटल परचेज को फाइनल कॉलम में लिख दीजिएगा, टोटल परचेज आ रही है हमारी 50,000 की। हमने क्या लिखा, मर्चेंडाइज ओपनिंग में हम प्लस करते हैं किसको, परचेज को। किस तरह से, रिटर्न और डिस्काउंट को माइनस करके और कैरेज इनको या ट्रांसपोर्टेशन इनको ऐड करके। मर्चेंडाइज ओपनिंग में परचेज को प्लस किया जाए तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, दिस इज कॉल्ड मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल्स। कितना सामान बेचने के लिए मौजूद है, पहले से कितना था जी, ओपनिंग में 15,000 का सामान है, फिर हमने कितना परचेज कर लिया, 50,000। तो अब बेचने के लिए कितना हो गया जी, दोनों को प्लस कर दीजिए 65,000।
और इसे अकाउंटिंग की ज़बान में क्या करें जी, मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल्स। अब क्या करेंगे, मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल में से हम लेस कर देते हैं कौन सी इन्वेंट्री को जी, मर्चेंडाइज की कौन सी इन्वेंट्री, एंडिंग इन्वेंट्री। भाई टोटल सामान बेचने के लिए 65,000 का, क्या हमने सारा बेचा? अगर हमारे पास मर्चेंडाइज की एंडिंग इन्वेंट्री है तो उसका मतलब हमने सारा नहीं बेचा। तो हम क्या करेंगे, मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल में से मर्चेंडाइज की एंडिंग इन्वेंट्री को लेस करेंगे। और मर्चेंडाइज की एंडिंग इन्वेंट्री हमारे पास कहाँ मिलती है, डेटा फॉर एडजस्टमेंट में, और एंडिंग इन्वेंट्री हमें दी हुई कितनी, 25,000। तो हम क्या करेंगे, मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल में से माइनस करेंगे मर्चेंडाइज की कौन सी इन्वेंट्री को जनाब, एंडिंग इन्वेंट्री को। तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स हमने बेच दी उस पर आने वाली लागत, और ये आ रही है कितनी, 45,000। हमने क्या लिखा, हम क्या करेंगे, सेल में से लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को। तो सबसे पहले हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड आउट कर लिया, सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को क्या करना है, माइनस। और जब माइनस करते हैं बेटा तो हम ब्रैकेट लगाते हैं अकाउंटिंग में, यानी 1 लाख में से मैं 45,000 को माइनस करूंगा तो हमारे पास कौन सा प्रॉफिट आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जिसमें से कारोबार के ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस ना हुए हुए हों, यानी सेल्स और कॉस्ट का जो डिफरेंस है उसको हम कौन सा प्रॉफिट कहते हैं जनाब, ग्रॉस प्रॉफिट। तो 1 लाख में से 45 को माइनस करें तो हमारे पास आंसर आएगा 55,000। अब हमने करना है क्या है, हम ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस कर देंगे किस चीज़ को, बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। बेटा ये ट्रिक मैं बार बार कहता हूं कि हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस किस तरह से देखना शुरू करना है, किस तरह से स्टार्ट करना है। हम अपने ट्रायल बैलेंस से इन्फॉर्मेशन को देखते हुए आएंगे कि जी हमारे पास कौन कौन से एक्सपेंस अकाउंट है, और उसके बाद डेटा फॉर एडजस्टमेंट में आए। तो ये एक आसान तरीका होता है एक्सपेंसेस को समझने के लिए। ठीक है जी, अब आते हैं हमारे पास जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसमें नंबर 1 रिसीवेबल लिखा हुआ है, अकाउंट्स पेएबल है, सेल्स है, यानी अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस शीट अकाउंट है जी, अकाउंट पेएबल लायबिलिटी बैलेंस शीट, सेल्स रिकॉर्ड कर चुके हैं हम, सेल्स रिटर्न दिया हुआ है ये भी रिकॉर्ड हो चुका है, परचेज दिया हुआ है रिकॉर्ड हो चुका, परचेज डिस्काउंट रिकॉर्ड हो चुका, कैश बैलेंस शीट आइटम है, मर्चेंडाइज रिकॉर्ड हो चुकी, अनअर्न्ड कमीशन, अनअर्न्ड कमीशन की नेचर लायबिलिटी होती है। अभी हम रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर रहे हैं। प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट की नेचर एसेट है जनाब। फिर लिखा हुआ हमारे पास कैपिटल, फर्नीचर, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन फर्नीचर का, कैरेज इन रिकॉर्ड हो चुका। और पहला एक्सपेंस हमारे पास ट्रायल बैलेंस में जो लिखा हुआ है वो कौन सा लिखा हुआ है जनाब, सैलरीज एक्सपेंस। बेटा मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूँ, अगर सैलरीज एक्सपेंस से रिलेटेड यानी ट्रायल बैलेंस में सैलरीज एक्सपेंस रिकॉर्डेड है, अगर डेटा फॉर एडजस्टमेंट में कोई एक्रूड सैलरीज या एक्रूड एक्सपेंस दिया हुआ हो, यानी सैलरीज का रिलेटेड अकाउंट एक्रूड सैलरीज अगर गिवन हो, तो हम क्या करते हैं, अपने सैलरी एक्सपेंस में उस एक्रूड अमाउंट को प्लस कर लेते हैं। और अगर बेटा प्रीपेड हो, यानी जैसा यहाँ लिखा हुआ है सैलरीज एक्सपेंस, अगर डेटा फॉर एडजस्टमेंट में प्रीपेड सैलरीज होगा तो हम अपने एक्सपेंस में से प्रीपेड सैलरीज को माइनस करके ऑपरेटिंग एक्सपेंस में लेते हैं। तीसरी बात कि अगर सवाल में ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंस लिखे हुए हैं और डेटा फॉर एडजस्टमेंट में एक्चुअल एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस या एक्सपेंस फॉर द ईयर लिखा हुआ हो, तो हम क्या करते हैं, उस टोटल अमाउंट को अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ले लेते हैं। किस तरीके से ज़रा देखते हैं, हमारे पास रेंट एक्सपेंस जो पहले से रिकॉर्डेड है, सॉरी सैलरीज एक्सपेंस वो 36,000 का। अब रिलेटेड अकाउंट डेटा फॉर एडजस्टमेंट में देखते हैं कि जी कोई प्रीपेड सैलरीज, एक्रूड सैलरीज या टोटल सैलरीज डेटा फॉर एडजस्टमेंट में है क्या। तो डेटा फॉर एडजस्टमेंट में पॉइंट बी में लिखा हुआ है एक्चुअल सैलरीज फॉर द ईयर 40,000। मैंने आपसे कहा अगर ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंस रिकॉर्डेड है और डेटा फॉर एडजस्टमेंट में उसी का एक्रूड एक्सपेंस है तो प्लस कीजिएगा, अगर उसी एक्सपेंस का प्रीपेड दिया है तो माइनस कर दीजिएगा, और टोटल अगर एक्सपेंस दे दिया जाए तो आपने उसी अमाउंट को ऑपरेटिंग एक्सपेंस में लेना है।
यानी हम यहाँ पर जो सैलरीज एक्सपेंस लेंगे वो कितना लेंगे जनाब, 40,000 का सैलरीज एक्सपेंस लेंगे। अब इस 40,000 में से याद रखने वाली बात यह है कि 40,000 टोटल एक्सपेंस हुआ है। इस 40,000 में से 36,000 तो आपके पास पहले से रिकॉर्डेड है, मज़ीद और कितना है जनाब 4,000, और ये 4,000 एक्रूड एक्सपेंस है। इस बात को याद रखना, ये हमारे बैलेंस शीट में आगे काम आएगा। अच्छा जी, अब देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट अकाउंट एक्सपेंस का। नेक्स्ट अकाउंट लिखा हुआ है सैलरीज एक्सपेंस के बाद एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 10,000। तो दूसरा एक्सपेंस लिखेंगे जनाब हम एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हमारे पास यहाँ पर दिए हुए टोटल कितने के, 10,000 के। अब हम देखते हैं डेटा फॉर एडजस्टमेंट में कोई एक्रूड एडवर्टीजमेंट या प्रीपेड एडवर्टीजमेंट या टोटल एडवर्टीजमेंट तो नहीं यूज़ हो रहा। अगर एक्रूड होगा तो हम अपने एक्सपेंस में प्लस करेंगे, प्रीपेड होगा तो माइनस करेंगे, और टोटल एक्सपेंस दिया जाएगा तो हम टोटल एक्सपेंस को ऑपरेटिंग एक्सपेंस में लेंगे। तो हमारे पास डेटा फॉर एडजस्टमेंट में एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस का कोई भी अकाउंट मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है हम एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस को डायरेक्टली 10,000 लिख लेंगे। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम डेटा फॉर एडजस्टमेंट में अपने एक्सपेंस को देखते हैं। पॉइंट नंबर ए में मर्चेंडाइज एंडिंग लिखा हुआ, रिकॉर्ड हो चुका। एक्चुअल सैलरी फॉर द ईयर रिकॉर्ड हम कर चुके हैं 40,000। फिर लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन ऑन, कह रहे हैं आपके पास फिक्स एसेट एट द रेट ऑफ 10% ऑफ कॉस्ट, यानी हमारा जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ये कितना बता रहे हैं हमें ये बता रहे हैं कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है हमारे एसेट का कितने परसेंट, 10%, और हमारे पास डेप्रिसिएशन में फर्नीचर है और फर्नीचर की अमाउंट दी हुई 20,000। इसका कितने परसेंट है जनाब, आपके पास 10%। आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 और डिवाइड बाय 100 करेंगे, यानी 20,000 को मल्टीप्लाई बाय 10 और डिवाइड बाय 100 करेंगे तो हमारे पास जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा वो कितना आएगा जनाब, 2,000 का। नेक्स्ट जो हमारे पास एक्सपेंस है डेटा फॉर एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है एस्टिमेटेड बैड डेब्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर 1% ऑन नेट सेल्स, यानी नेक्स्ट एक्सपेंस कौन सा एक्सपेंस है हमारे पास जनाब, बैड डेट एक्सपेंस। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे जी, क्या कह रहे हैं कितने परसेंट है, कह रहे हैं नेट सेल्स का 1% है। अब देखिए नेट सेल्स कितनी है जनाब हमारे पास, 1 लाख, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1 लाख, और 1 लाख का कितने परसेंट है, 1%, यानी मल्टीप्लाई बाय 1 और डिवाइडेड बाय 100। तो आप 1 लाख को मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1,000। नेक्स्ट एक्सपेंस में हमारे पास कमीशन इनकम या अदर सोर्स ऑफ इनकम में आएगा। लास्ट में लिखा हुआ है 1/2, कह रहे द रैंड एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द पीरियड। रैंड एक्सपायर्ड का मतलब एक्सपेंस, यानी हमारा कौन सा एक्सपेंस है जनाब यहाँ पर, रैंड एक्सपेंस। और रैंड एक्सपेंस क्या कह रहे हैं, कितना एक्सपायर हो गया, 1/2 एक्सपायर्ड, यानी सवाल में ट्रायल बैलेंस में हमारे पास या तो प्रीपेड रैंड या रैंड एक्सपेंस दिया हुआ होगा, और कह रहे हैं उस रैंड का 1/2 एक्सपायर हो चुका है। अब देखते हैं ज़रा किस तरीके से। ट्रायल बैलेंस में हमारे पास प्रीपेड रेंट हमें जो दिया हुआ है, प्रीपेड रेंट 8,000, यानी हमारे पास जो रेंट है प्रीपेड, और प्रीपेड की नेचर बेटा एसिड होती है। कह रहे हैं 1/2, यानी 8,000 को आपने मल्टीप्लाई 1 करना है और डिवाइड बाय कितना करना है, 2। कह रहे हैं 1/2 एक्सपायर्ड, तो पहले इसका 1/2 निकाल लें, यानी कैसे निकालें जी, 8,000 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 2, आंसर कितना आएगा, 4,000। कह रहे हैं ये 4,000 क्या हो चुका है, एक्सपायर्ड। एक्सपायर मीन्स बेटा खर्च, एक्सपेंस हो चुका है, यानी 8,000 का एसेट था हमारा प्रीपेड रेंट, उस प्रीपेड रेंट में से कितना मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 2 करेंगे 8,000 को, तो आंसर कितना आएगा बेटा आपके पास, 4,000। कह रहे हैं 4,000 का कौन सा एक्सपेंस हो गया, रेंट एक्सपेंस। इस बात को जहन में रखना है हमने, आगे बैलेंस शीट में काम आएगा। टोटल प्रीपेड रेंट थे 8,000 रुपये के। प्रीपेड की नेचर बेटा एसिड होती है, 8,000 के प्रीपेड में से 4,000 का तो एक्सपेंस हो गया, बाकी कितना बच गया, 4,000।
अब ये 4,000 रुपये का प्रीपेड बैलेंस शीट में भी रिकॉर्ड होगा। यानी प्रीपेड को हमने 8,000 का जो प्रीपेड था कैसे ट्रीट किया, 8,000 में से 4,000 रुपये खर्च हो गया, इनकम स्टेटमेंट में आ गया। कितना बच गया, 4,000 का एसेट बच गया। ये कहाँ रिकॉर्ड होगा, बैलेंस शीट में इसको हम रिकॉर्ड करें। आई थिंक इसके अलावा कोई और हमारे पास एक्सपेंस नहीं है जी। अब हम क्या कर लेंगे, जितने भी हमारे पास एक्सपेंस हैं हम इन तमाम एक्सपेंसेस का सम करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने के होगा जी, 40 और 10 50, 50 और 2 कितना हो गया जी 52, 53 और 450 7,000। अब हमने क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट में से अपने एक्सपेंसेस को माइनस करना है। या तो प्रॉफिट होगा या फिर क्या होगा, लॉस, या इनकम आएगी या लॉस आएगा। तो किस तरह से यार देखते हैं, इनकम आएगी या लॉस। हमारे टोटल जो ग्रॉस प्रॉफिट है 55,000 का और कारोबार के जो एक्सपेंसेस है वो है 57,000 के। बेटा अगर ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा हो, एक्सपेंस कम हो तो इनकम होती है। लेकिन बेटा अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट कम हो और आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हो, जैसे इस सवाल में है 55 का ग्रॉस प्रॉफिट और बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्सपेंस 57 के, तो अब हमें क्या होगा, यहाँ पर प्रॉफिट होगा लॉस, तो अंडरस्टूड सी बात है हमें यहाँ पर लॉस होगा। अब सवाल में देख लीजिएगा कि कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम तो नहीं है। सवाल में अगर आपके पास सेल्स के अलावा कोई रेंट इनकम, कमीशन इनकम, एडवर्टीजमेंट इनकम, कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम हो तो आप इस प्रॉफिट या लॉस को नेट इनकम नहीं या नेट लॉस नहीं कहेंगे बल्कि ऑपरेटिंग इनकम या ऑपरेटिंग लॉस कहेंगे। यानी आपके पास यहाँ पर 55 में से 57 को माइनस करें तो 2000 का बेटा क्या आएगा आपके पास, लॉस। और बेटा लॉस को ब्रैकेट में लिखा जाता है और ये शो कर रहा होता है कि ये लॉस है। अब हमने क्या करना है, देखते हैं कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम, तो हम हेडिंग डालेंगे ऐड अदर सोर्स ऑफ इनकम। और अदर सोर्स ऑफ इनकम में हमारे पास सवाल में कौन सी इनकम दी हुई है जी, डेटा फॉर एडजस्टमेंट में कह रहे हैं कमीशन अर्न ड्यूरिंग द ईयर 12,000। बेटा सवाल में देखिएगा क्या डेटा फॉर एडजस्टमेंट में कोई कमीशन इनकम या अनएड कमीशन तो नहीं लिखा हुआ। अब हमारे पास सवाल में ट्रायल बैलेंस में जो इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है उसके मुताबिक हमारे पास अनएड कमीशन है 18,000 रुपये का। याद रखिएगा बेटा अनएड की नेचर लायबिलिटी होती है। कह रहे हैं डेटा फॉर एडजस्टमेंट में कमीशन अर्न ड्यूरिंग द ईयर 12,000, यानी हमने 18,000 में से 12,000 रुपये का कमीशन कमा लिया। यानी हम अपने इनकम स्टेटमेंट में कमीशन इनकम कितने की हुई जनाब, कमीशन इनकम हुई है हमारी, कमीशन इनकम कितने की हुई जनाब, कमीशन इनकम हुई हमारी कितने की, 12,000 की। एक बात जहन में रखना है, अनएड की नेचर लायबिलिटी है। हमने 12,000 के अनएड में से कितना कमा लिया, यानी 18,000 का अनएड था, 18,000 में से हमने 12,000 का जो कमीशन था वो कमा लिया। तो 18,000 को किस तरह से ट्रीट करेंगे, 18,000 में से 12,000 तो आ गए इनकम स्टेटमेंट में। भाई बाकी 6,000 रुपये का अनएड बचा, ये कहाँ रिकॉर्ड होगा, बैलेंस शीट में और लायबिलिटी साइड पे। इसे याद रखना जी। हम क्या कर रहे हैं जी, हमने यहाँ लिखा ऐड अदर सोर्स ऑफ इनकम। हमारे ऑपरेटिंग जो लॉस है वो 2,000 का है जनाब, और हमारे पास जो कमीशन इनकम है 12,000 की, यानी लॉस कम है और इनकम ज़्यादा है। तो इसका मतलब है हमारे पास जो नेट आंसर आएगा, यानी जो नेट हम इनकम लिखें या इनकम लॉस लिखें, सॉरी नेट इनकम या लॉस लिखें, तो हमारे पास लॉस है 2,000 और इनकम है 12,000। अगर इनकम ज़्यादा है तो नेट इनकम आएगी जी। तो भाई 12,000 में से 2,000 को माइनस कर दो, आंसर कितना आएगा हमारे पास बेटा, 10,000। ठीक है जनाब, आई होप सो दैट कि आपको इनकम स्टेटमेंट समझ में आया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं किस चीज़ को बेटा, बैलेंस शीट को। अच्छा जी, इनकम स्टेटमेंट के बाद अब हम क्या बनाने जा रहे हैं, बैलेंस शीट को बनाने जा रहे हैं। बेटा बैलेंस शीट बनाने का फॉर्मेट क्या होता है, आप सबसे पहले जो बिज़नेस होगा उस बिज़नेस का नाम लिखेंगे। तो हमारे बिज़नेस का नाम क्या है जी, वदीद ब्रदर्स। इसके बाद बेटा हम लिखेंगे हम क्या बनाने जा रहे हैं यहाँ पर जी,
बैलेंस शीट, तो हम बैलेंस शीट को लिखेंगे। बेटा जिस ईयर के लिए, जिस पीरियड के लिए बना रहे हैं उसे लिख दीजिए भाई। किस ईयर के लिए बना रहे हैं जी, हम वर्क कर रहे हैं। अब मेंशन करते हैं बैलेंस शीट में क्या लिखते हैं जनाब, एज ऑन, और इनकम स्टेटमेंट में क्या लिखते हैं, फॉर द पीरियड एंडेड। तो एज ऑन जून 30, 2000 कितना था हमारे पास जनाब, 16। बेटा बैलेंस शीट में 3 अकाउंट आते हैं, कौन कौन से, एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल। हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट बनाने के फॉर्मेट क्या है बेटा, बैलेंस शीट के लेफ्ट हैंड साइड पर क्या आते हैं बेटा, एसेट्स, और उसके साथ एक कॉलम आप बनाते हैं किस चीज़ का, अमाउंट का। बेटा बैलेंस शीट की राइट हैंड साइड पर इक्विटीज़ आती हैं और आप इसके साथ एक कॉलम बनाते हैं किस चीज़ का, अमाउंट का। बेटा बैलेंस शीट की लेफ्ट हैंड साइड पर क्या आएंगे, एसेट्स आएंगे। हम सब जानते हैं देयर आर द 2 टाइप ऑफ एसेट। नंबर 1 कौन से एसेट है बेटा, करंट एसेट, यानी बैलेंस शीट में एसेट साइड पे पहले कौन से एसेट आएंगे बेटा, करंट एसेट्स आते हैं बेटा। अब करंट एसेट्स में बेटा क्या क्या होता है, करंट एसेट में पहला अकाउंट होता है कैश, हमारे पास मौजूद है, कैश का अकाउंट हमारे पास मौजूद है जी। सवाल में दिया हुआ है कैश कितना है, 50,000 कैश दिया हुआ है। तो पहला अकाउंट हम लिखते हैं जी कैश, कैश 50,000 है। बेटा हम कैश के बाद दूसरा अकाउंट देखेंगे बैंक, क्या मौजूद है हमारे सवाल में, बैंक मौजूद नहीं है। फिर उसके बाद बेटा हम क्या देखते हैं, बैंक के बाद देखते हैं हम किस चीज़ को, अकाउंट रिसीवेबल को। यस, तो अकाउंट रिसीवेबल है हमारे सवाल में। अकाउंट रिसीवेबल बेटा हमारे जो क्वेश्चन में गिवन है, अकाउंट रिसीवेबल की जो वैल्यू दी हुई है, अकाउंट रिसीवेबल 10,000 का। बेटा इस पॉइंट को ज़रा समझना है ध्यान से। हम अकाउंट रिसीवेबल में से माइनस करते हैं किस चीज़ को, अलाउंस फॉर बैड डेब्ट को, अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स। और अलाउंस फॉर बैड डेब्ट हमारे पास अगर ट्रायल बैलेंस में भी मौजूद हो बेटा, यानी क्रेडिट साइड पे मौजूद हो, और बेटा डेटा फॉर एडजस्टमेंट में भी बैड डेब्ट्स हों, तो हम क्या करते हैं बेटा, इन दोनों वैल्यू को प्लस करते हैं, और प्लस करने के बाद अपने रिसीवेबल में से क्या करेंगे बेटा, माइनस करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास अलाउंस फॉर बैड डेब्ट ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी रिकॉर्डेड है या नहीं। तो हमारे पास सवाल में अलाउंस फॉर बैड डेब्ट ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्डेड नहीं है। फिर हम देखते हैं डेटा फॉर एडजस्टमेंट में है, तो पॉइंट नंबर डी में कह रहे हैं एस्टिमेटेड बैड डेट एक्सपेंस 1% ऑफ नेट सेल, जो कि हमने निकाला था अभी इनकम स्टेटमेंट बनाते वक्त। बैड डेट हमने कितना कैलकुलेट किया, 1000 का। तो हम क्या करेंगे, बैड डेट अपने अकाउंट रिसीवेबल में से बैड डेट यानी अलाउंस फॉर बैड डेट को क्या करते हैं बेटा, माइनस, उसके बाद फाइनल आंसर को हम अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे। यानी अकाउंट रिसीवेबल में से बैड डेट माइनस होंगे अगर ट्रायल बैलेंस में हो तब भी, और डेटा फॉर एडजस्टमेंट में हो तब भी। अगर दोनों में हो, अलाउंस फॉर बैड डेट क्रेडिट साइड पे मौजूद हो ट्रायल बैलेंस में और इनकम स्टेटमेंट में मौजूद हो, तो आपने दोनों वैल्यू को प्लस करके रिसीवेबल में से माइनस करना। अगर सिर्फ कहाँ पर मौजूद है, ट्रायल बैलेंस में, तो ट्रायल बैलेंस का अमाउंट माइनस कर दीजिएगा। अगर सिर्फ डेटा फॉर एडजस्टमेंट में मौजूद है तो डेटा फॉर एडजस्टमेंट का अमाउंट को माइनस कर दीजिएगा। जैसे हमारे सवाल में है, डेटा फॉर एडजस्टमेंट में 1000 का बैड डेब्ट हमने कैलकुलेट किया। अच्छा जी, रिसीवेबल के बाद हम देखते हैं अपने सवाल में अकाउंट रिसीवेबल के बाद हम अपने क्वेश्चन में देखते हैं कोई नोट रिसीवेबल है, कोई बिल रिसीवेबल है। तो हमारे सवाल में कोई नोट रिसीवेबल मौजूद है बेटा, नहीं है। कोई बिल रिसीवेबल मौजूद है, नहीं है। उसके बाद बेटा हम क्या देखते हैं, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को देखते हैं। और बेटा याद रखिएगा, बैलेंस शीट में मर्चेंडाइज की एंडिंग इन्वेंट्री आती है। देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, फर्स्ट वन इज ओपनिंग, सेकंड वन इज एंडिंग। ओपनिंग हमारे पास होगी ट्रायल बैलेंस में, और बेटा एंडिंग इन्वेंट्री होती है डेटा फॉर एडजस्टमेंट में। तो डेटा फॉर एडजस्टमेंट में मर्चेंडाइज की एंडिंग इन्वेंट्री हमारे पास कितनी है जनाब, 20,000। अब उसके बाद बेटा मर्चेंडाइज के बाद देख लीजिएगा कोई प्रीपेड एक्सपेंस है हमारे पास। अब हमारे पास सवाल में था, क्या था जी जनाब, हमारे पास था प्रीपेड रेंट, और प्रीपेड रेंट था हमारे पास टोटल कितने का, 8000 का, ठीक है। और प्रीपेड रेंट डेटा फॉर एडजस्टमेंट में क्या कहा था, 1 आवर टू एक्सपायर्ड,
यानी 8,000 के एसेट में से, यानी 8,000 का हमारा प्रीपेड रेंट था, 8,000 में से 1/2 हमारा एक्सपायर हो गया, यानी 4,000 रुपये का एक्सपेंस हो चुका है। 8,000 का एसेट था बेटा, 4,000 का एक्सपेंस हो गया, तो अब एसेट हमारे पास कितने का बचेगा? प्रीपेड रेंट अब हमारे पास बचेगा कितने का बेटा? 4,000 का। क्लियर हो गई बात? यानी मैंने क्या किया, टोटल प्रीपेड रेंट जो था मेरे पास, जो प्रीपेड रेंट था वो था 8,000 का, एक्सपायर हो गया 4,000, अब एसेट कितने का बच गया? 4,000 का। प्रीपेड के बाद देखते हैं बेटा कोई एक्रूड इनकम्स है हमारे पास, तो एक्रूड इनकम भी इस सवाल में मौजूद नहीं है। ठीक है जी, तो पहले कौन से एसेट लिखना हमने? करंट एसेट। बेटा अब कौन से एसेट लिखेंगे? नॉन करंट एसेट्स, या जिन्हें फिक्स एसेट्स भी कहा जाता है। अब बेटा नॉन करंट एसेट में पहला अकाउंट होता है लैंड, अगर सवाल में मौजूद हो तो लिखिएगा। दूसरा होता है बेटा बिल्डिंग, तो लिखिएगा। फिर उसके बाद फर्नीचर, इक्विपमेंट, ठीक है, आपके पास ऑटोमोबाइल, ये सब प्लांट्स, ये सब क्या कहलाते हैं? आपके पास नॉन करंट एसेट्स कहलाते हैं। जो सवाल में दिए हुए हों उन सब नॉन करंट एसेट को ले लीजिएगा। और बार बार मैं एक बात को रिपीट करता हूँ, लैंड के अलावा बाकी तमाम एसेट्स में से, यानी बिल्डिंग, फर्नीचर, इक्विपमेंट, ऑटोमोबाइल, इन तमाम में से हम अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को माइनस करके अमाउंट के कॉलम में लेते हैं, अगर अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन गिवन हो तो। बेटा अब देख लेते हैं हमारे सवाल के मुताबिक कौन सा फिक्स एसेट हमें दिया हुआ है। तो हमारे क्वेश्चन में जो फिक्स एसेट हमें दिया हुआ है फर्नीचर 20,000 का, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा? फर्नीचर का अमाउंट लिखेंगे बेटा, अगर इसके साथ अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन भी हो तो आप इस अमाउंट को पहले लिखते हैं, यानी अमाउंट के कॉलम से पहले आप क्या करेंगे? इस फर्नीचर के अमाउंट को 20,000 लिखकर इसमें से लेस कर देते हैं किस चीज़ को बेटा? अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को। अब ज़रा तवज्जो रखने वाली बात है और ध्यान से सुनना है। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अगर आपके पास ट्रायल बैलेंस में भी मौजूद हो और आपने डेटा फॉर एडजस्टमेंट में भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया हो, क्योंकि हम डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अगर आपके पास ट्रायल बैलेंस में भी अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन मौजूद हो क्रेडिट साइड पर, और डेटा फॉर एडजस्टमेंट में भी मौजूद हो या इनकम स्टेटमेंट में भी मौजूद हो, तो बेटा आपने दोनों वैल्यू को पहले प्लस कर लेना है। जैसे सवाल में अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन हमारे पास कितना दिया हुआ है? 3,000 का, और हमने खुद कैलकुलेट किया डेप्रिसिएशन यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट में 2,000 का, तो ट्रायल बैलेंस का 3,000 और डेटा फॉर एडजस्टमेंट का 2,000। आप इन दोनों वैल्यू को प्लस कर लीजिए, 3,000 एंड 2,000, आंसर कितना आएगा बेटा आपके पास? 5,000। आप दोनों को प्लस करके क्या कीजिएगा बेटा? माइनस कीजिएगा, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा? 15,000। ये हमारे सारे क्या मुकम्मल हो गए जनाब? तमाम एसेट्स कंप्लीट हो गए। पहले करंट एसेट और फिर नॉन करंट एसेट, यानी हमारी लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गए। अब आते हैं हम अपनी राइट हैंड साइड पर इक्विटीज़ में, और इक्विटीज़ में सबसे पहले हम किस चीज़ को लिखते हैं जी? लाइबिलिटीज़ को। बेटा देयर आर द टू टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़ और सेकंड वन इज नॉन करंट लाइबिलिटीज़। पहले कौन सी लाइबिलिटीज़ आएंगी? नॉन करंट लाइबिलिटीज़। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में जो पहला अकाउंट होता है बेटा वो होता है अकाउंट्स पेबल का। देखिए सवाल में मौजूद है जी, बिल्कुल। अकाउंट्स पेबल हमारे पास जनाब कितना दिया हुआ है? 12,000। बेटा अकाउंट्स पेबल के बाद हम देखते हैं नोट्स पेबल मौजूद है सवाल में, अगर होगा तो लिखेंगे। फिर उसके बाद देखते हैं कोई बिल्स पेबल हैं, अगर होगा तो हम इसको लायबिलिटी में लिखेंगे। बिल्स पेबल के बाद हम देखते हैं जी कोई हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट है तो उसे भी हम करंट लायबिलिटी में लिखते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कोई अनअर्न्ड इनकम है हमारे पास, तो यस हमारे पास क्या था? अनअर्न्ड कमीशन था। अनअर्न्ड कमीशन कितने का अनअर्न्ड कमीशन था? ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है अनअर्न्ड कमीशन कितना? 18,000। और हमने इनकम स्टेटमेंट में ये सीखा 18,000 में से हमने 12,000 कमीशन अर्न कर लिया, कमा लिया, यानी 18,000 के अनअर्न्ड कमीशन में से हम 12,000 का अर्न कर चुके हैं। तो बेटा अब अनअर्न्ड कितना बचेगा? आप क्या करेंगे? 18,000 में से 12,000 को
माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा बेटा 6000। अब इसके बाद अनएर्न्ड कमीशन के बाद या अनएर्न्ड इनकम्स के बाद हम देखते हैं कोई एक्रूड एक्सपेंस है, तो बिल्कुल हमारे पास था, हमने देखा था ट्रायल बैलेंस में हमारे पास जो सैलरीज लिखी हुई थी, सैलरीज एक्सपेंस 36,000 का था। डेटा फॉर एडजस्टमेंट में बताया सैलरीज एक्सपेंस 36,000 नहीं है, पूरे साल का एक्सपेंस हुआ कितने का जनाब 40,000 का। इसका मतलब इस 40 में से 36,000 तो पहले से रिकॉर्डेड था, मज़ीद और कितना अदा करना है, वो है कितना 4,000 बेटा। और जो एक्सपेंस मज़ीद अदा करना हो उस एक्सपेंस को हम कौन सा एक्सपेंस कहते हैं, एक्रूड एक्सपेंस। इसका मतलब है इस 40,000 में एक्रूड एक्सपेंस भी शामिल है हमारा, और ये एक्रूड एक्सपेंस की नेचर दो होती है, हम बार बार रिपीट करें, एक्सपेंस भी और पेएबल भी, यानी इनकम स्टेटमेंट में भी आएगा और बैलेंस शीट में भी। अब कितना रिकॉर्ड करें जी बैलेंस शीट में, इसे हम किस नाम से रिकॉर्ड करें जी, हमारे पास यहाँ पर देखिए सैलरीज एक्सपेंस लिखा हुआ 40,000, 46 में से 36 तो रिकॉर्डेड है जी, मज़ीद कितना और अदा करना 4,000, तो हम क्या लिखेंगे सैलरीज पेएबल कितना 4,000। इसके बाद बेटा हम देखेंगे नॉन करंट लायबिलिटीज़, बैंक लॉन्स, मॉर्गेज, लॉन्ग टर्म लॉन्स, अगर हो सवाल में तो ले लीजिएगा। तो इस सवाल में हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटी मौजूद नहीं है। अब आएंगे हम किस चीज़ पे बेटा, ऑनर्स इक्विटी पे। बेटा ऑनर्स इक्विटी में आपने सबसे पहले कैपिटल एट स्टार्ट भी इसे कहा जाता है, या सिंपल जो ऑनर का कैपिटल है उसको ले लेते हैं जी। क्या लिखा हुआ हमारे पास, कैपिटल लिखा हुआ वाजिद का, तो सिंपल हम यहाँ पर उसको कैपिटल ही लिख रहे हैं अभी। बेटा कैपिटल का अमाउंट जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, कैपिटल का अमाउंट है 71,000 का। अब हमने क्या करना होता है, ऐड या लेस करना होता है। भाई हमें कैसे पता चलेगा ऐड या लेस करना, तो हम अपने इनकम स्टेटमेंट को देखते हैं। अगर हमें नेट इनकम हो तो कैपिटल में प्लस करेंगे बेटा, और अगर लॉस हो तो बेटा हम कैपिटल में से क्या करेंगे माइनस। तो अभी हमारे सवाल में नेट इनकम हुई कितने की 10,000 की, तो हम कैपिटल में नेट इनकम को क्या कर दें बेटा, यहाँ पर ऐड कर दें, और कितने की नेट इनकम है 10,000 की, तो आपके पास आंसर आएगा 81,000। बेटा अगर सवाल में कोई ड्राइंग्स भी हो तो आप क्या कीजिएगा, ड्राइंग की अमाउंट को माइनस कर दीजिएगा। तो ड्राइंग हमारे पास क्वेश्चन में बिल्कुल मौजूद है, और ड्राइंग है हमारे पास कितने का 5,000 का, तो हम ड्राइंग को क्या कर रहे हैं बेटा माइनस कर रहे हैं, तो हमारे पास आंसर आएगा 76,000। अब हमने क्या करना है बेटा, टोटल कर लेना है। भाई किस किस का टोटल कर लेना है, एसेट्स का और लायबिलिटीज़ का। टोटल एसेट्स और सॉरी मैंने लायबिलिटीज़ का, टोटल इक्विटीज़ का। तो कितना है जनाब 50,000 और 59,000, 59 और 20, ये हो गया हमारे पास 69 एंड 3, 69 एंड 3 हमारे पास हो गया कितना जनाब, सॉरी 50,000 एंड 9,000, 59,000 एंड 20,000 कितना हो गया 79,000, 79 एंड 4 कितना हो गया हमारे पास 83, 83 एंड 15 कितना आंसर आ गया जी हमारे पास 98,000। बेटा टोटल करने के बाद डबल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है जी, जहाँ काम खत्म करेंगे वहाँ डबल लाइन ड्रॉ करते हैं। फिर उसके बाद इक्विटी साइड में 12,000 की लायबिलिटीज, 12 और 6 18, 18 और 4 22 हो गया, और 22 और 76 इट मीन्स दैट यहाँ पर भी आंसर कितना आ रहा है 98,000। बेटा जहाँ कंप्लीट होगा वहाँ पर डबल लाइन ड्रॉ करेंगे। सो होपफुली कि आज जो आप लोगों को समझाया इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, ये आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।